So we have to start from Colway's reactions because before Colway's reactions we have completed, that is the acidic nature of phenol, and phenol reacts with metal to forms phenoxide ion, and finally salts of metal with phenoxides and hydrogen gas. It reacts with base like NaOH to forms sodium phenoxides and water, that is acid base neutralization type reactions. Clear? So see here from Colway's reactions. So in these reactions, starting material is phenol. Phenol is taken as the starting materials and it is made reacts with sodium hydroxide aqueous solution. Then it gives sodium phenoxide. Right? Sodium phenoxides on reaction with carbon dioxide in presence of dilute mineral acid, it gives salicylic acids. So actually salicylic acid is 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड्स का ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। क्लियर? तो ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है, इसमें वो फिनॉल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो सैलिसिलिक एसिड्स में। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड डायरेक्ट कन्वर्सन आए तो कॉल्वे रिएक्शंस बना दो, मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग रिएजेंट्स में, NaOH फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड्स बनाने के लिए, एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग उसको CO2 के साथ ट्रीट करा देते हैं, और फाइनली इसको एसिडिफिकेशन करा देते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड से। क्लियर? सो नेक्स्ट टू कॉल्वेज रिएक्शन इट इज राइमर-टेमेन रिएक्शंस। तो राइमर-टेमेन रिएक्शंस में क्या होता है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इन राइमर-टेमेन रिएक्शंस फिनॉल कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड, तो दोनों रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हम लोग राइमर-टेमेन रिएक्शंस का बात करें या कॉल्वेज रिएक्शंस, तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज दोनों में दिखता है। तो राइमर-टेमेन में क्या हो रहा है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म यूज किया जा रहा है CO2 के जगह पर, वहाँ CO2 था। ट्रीटिंग फिनॉल with chloroform in presence of sodium hydroxides, a CHO group is introduced at ortho positions of benzene ring. This reaction is known as Reimer-Tiemann reactions. तो Reimer-Tiemann reactions में क्या करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स हम लोग फिनॉल लेते हैं, ठीक है, और फिनॉल का रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और NaOH के साथ रिएक्शंस करा करके उसको फाइनलाइज करा देते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शंस, तो वो एसिडिफिकेशन हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड। सो अगेन सैलिसल्डिहाइड इज कॉमन नेम हियर, द यूपिक नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो इट इज एक्चुअली 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इन कॉमन सिस्टम it is called salicylic. As you have learned that the salicylic acids is 2 hydroxybenzoic acids, so just similar of salicylic acids, it is salicylic, right? तो ये सब कुछ नाम याद करना पड़ेगा। कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड, बट याद तो रखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना हम लोग याद के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट टू Reimer-Tiemann reactions, I will move towards the NCERT book because here this is class 11, तो ये क्लास 11 का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, अभी इसको आगे कर देते हैं कि हाइजेनबर्ग हम लोग का सिलेबस का नहीं है ये, तो यहाँ से फिर हम लोग 12 क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे, राइट? यहाँ से फिर होगा so I'm moving again towards the NCERT. So now it is the reactions with जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ हम लोग रिएक्शंस कराएंगे फिनॉल का, तो फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड्स एंड फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग। तो वो रिएक्शंस थोड़ा आगे होगा, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
ये सब लोग पहले ही काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। So see chemical properties of phenols and reactions after Reimer-Tiemann reaction, that reaction with zinc dust. तो zinc dust के साथ हम reaction. These are the methods of preparations we have completed. Then the physical properties, solubility, melting points, boiling points, density, ये सब हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज में वर्साटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल्स हो चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से एक्ट करता है। दीज आर द एसिडिक नेचर कंप्लीटेड। स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस प्रीवियस क्लास में ही बताए थे हम लोग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी प्रीवियस क्लास हुआ था। रिएक्शन विथ फिनॉल, तो फिनॉल का रिएक्शंस में से हम लोग प्रीवियस क्लास में सिर्फ नाइट्रेशंस किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में, और हेलोजनेशंस, दो ही रिएक्शंस हुआ था। तो नाइट्रेशन और हेलोजनेशंस के बाद यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है कॉल्वेज रिएक्शंस, तो इसको अभी किए कॉल्वेज रिएक्शंस, राइट। सो कॉल्वेज रिएक्शंस का थ्योरी दिया हुआ है, बट ये थ्योरी थोड़ा ऑड है, समझ में उतना नहीं आ रहा है, तो ये थ्योरी से बेटर है आप लोग अपना थ्योरी लगाएंगे। यहाँ कैसे थ्योरी लगाएंगे कि दिस रिएक्ट विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस एट टेम्परेचर प्रेशर दिस एंड दिस फॉर्म दिस, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टकट ऑर्गेनिक का थ्योरी खुद से बनाने के लिए अटेम्प्ट करना है, बिकॉज थ्योरी बनाने के लिए रिएक्शन साथ रहना पड़ेगा, कंडीशन साथ रहना पड़ेगा और रिएजेंट साथ रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो हियर I will make the theory. Phenol is treated with sodium hydroxide, then it gives sodium phenoxide. This sodium phenoxide is again treated with CO2 and acidified with dilute mineral acid, then it gives 2-hydroxy benzoic acids called salicylic acid. This reaction is called Colwitz reactions, right? And similarly the Reimer-Tiemann reactions दोनों similar है। तो यहाँ क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ देखो राइमर-टिमर रिएक्शंस को दो स्टेप में बताया, हम इसको सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट करा दिए। सिंगल स्टेप में मतलब डायरेक्ट फिनॉल को फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे, सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशंस करा देंगे, राइट। देन वी विल गेट द सैलिसैल्डिहाइड्स। थर्ड रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, सॉरी फोर्थ। सो सी द रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ये सबसे आसान रिएक्शन है। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन ट्रीटिंग विथ जिंक डस्ट। यदि जिंक के साथ हम लोग फिनॉल का रिएक्शंस कराएंगे, तो जिंक पता है हम लोग को मेटल्स है, एंड मेटल्स एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स द मेटल जिंक हियर देमसेल्व्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम ऑक्सीडाइज होना होता है, राइट। एंड फिनॉल विल बी रिड्यूस्ड, क्लियर। सो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन, सो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट। तो ये काफ़ी सुटेबल और शॉर्ट रिएक्शंस है। द लास्ट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल दैट इज ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल ऐसे सिंपल ऑक्सीडेशन एयर में ऑटोमेटिकली होता है, और वो डार्क कलर का मिक्सचर्स देगा कंटेनिंग क्विनोन्स, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जब लोग फिनॉल को ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं तो अपने आप ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट करता है, बट यदि हम लोग उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं तो बेंजो क्विनोन्स हम लोग बना सकते हैं, दैट इज द साइक्लिक डाइकीटोन। तो ये एक डाइकीटोन है, फिनॉल से साइक्लिक डाइकीटोन्स बना सकते हैं, बेंजोक्विनोन, ठीक है, या बेंजीन 1,4-डाइओन भी बोल सकते हैं इसको कॉमन सिस्टम में, ओके। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड्स प्रोड्यूसेस अ कंजुगेट डाइकीटोन्स नोन एज बेंजोक्विनोन्स। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्विनोन्स। तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज कर जाएगा एयर के प्रेजेंस में, इसलिए फिनॉल को हम लोग वुडन बॉक्स में डार्क कलर में रखते हैं और टेम्परेचर वहाँ का कम रहते हैं, उसको हम लोग एयर टाइट पैकिंग करते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं रख सकते, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा कुछ साल बाद ऑटोमेटिकली। अब यहाँ क्वेश्चन से राइज किया है इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स you would mean expect from each of the following alcohols reacts with HCl and ZnCl2, B नंबर HBr एंड C नंबर थाइनाइल क्लोराइड्स। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यदि हम लोग लुकास रिएजेंट, A नंबर लुकास रिएजेंट है, B नंबर HBr है पोलर रिएजेंट है, C नंबर थाइनाइल क्लोराइड्स। तो इसका रिएक्शंस कराएंगे, तो फर्स्ट में क्या बनेगा, अल्कोहल्स को लुकास रिएजेंट्स के साथ कराएंगे तो 1 डिग्री है, तो इजीली रिएक्शंस ही नहीं देगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब को, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड देगा, टर्बिडिटी, राइट। HBr के साथ भी सेम देगा और SOCl2 के साथ भी क्लोराइड देगा, ब्यूटाइल क्लोराइड।
तो सेम तरह एक ही तरह का रिएक्शन है, ठीक है, बन जाएगा। तो ये सब घर में खुद से ट्राई करना, आसान सब दिया हुआ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यदि डिफिकल्ट लगेगा कोई क्वेश्चंस तो हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर सकते हैं। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, अब दो अल्कोहल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, एक मिथानॉल और दूसरा इथानॉल, ठीक है। तो मिथानॉल मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड मिथानॉल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH। तो कैसे मिथानॉल्स बना सकते हैं, क्या एप्लीकेशन से, कहाँ से निकलता है, सो ये सब बेसिक आइडियाज़ दिया हुआ है मिथानॉल्स के बारे में। सो सी यार, इसको हम जस्ट रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज ये ऑटोमेटिकली हम लोग जूनियर क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, 10 में भी था, तो फिर से वहाँ सेम रिपीटेशन से। मिथेनॉल फॉर्मूला CH3OH इज नोन एज वुड स्प्रिट, वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ वुड। तो ये वुड से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग इसको बना सकते हैं, बन सकता है, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस of carbon monoxides at high temperature and pressure in presence of ZNO and Cr2O3 catalyst। तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, आजकल लैब सिंथेसाइड मतलब सिंथेटिक मिथेनॉल बनाया जाता है। तो ये कैटलिस्ट होना चाहिए जिंक ऑक्साइड्स और क्रोमियम का ऑक्साइड, इसको क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर होना चाहिए अप टू 673, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी होना चाहिए। तो प्रेशराइज करेंगे प्रेशर पंप के थ्रू से 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। Then carbon monoxide is hydrogenated to give the liquids of methanol, right? So this is the reactions. Next, अब इसका uses, physical properties and uses. So what are the physical properties and uses of methanol? Tell you. So methanol is a colorless liquids and boils at 373 Kelvin। तो 373 पर ये बॉयल करता है। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट्स है। इंजेक्शंस ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल कैन काउज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज काउजेज इवन डेथ। तो थोड़ा सा यदि शरीर में चला गया तो कॉर्निया को डैमेज कर देगा। तो बहुत बार हम लोग सुने हैं जहरीली शराब से 10 की मौत, 5 की मौत। कल या परसों का न्यूज़ है, पटना में 17 मरा है जहरीली शराब से। तो क्यों जहरीली शराब से मरता है? तो वहाँ मिथेनॉल यूज़ हो जाता होगा इथेनॉल के जगह पर, राइट। या फिर वो डिनेचर्ड अल्कोहल मिक्स कर देता होगा शराब में, क्योंकि शराब में इथेनॉल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल है, फिट है हमारे बॉडी के लिए, पॉइजनस नहीं है वो। तो मेडिसिन बनाने में उसका यूज़ होता था ओल्डन टाइम में, अभी भी मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल लिक्विड मेडिसिन, इवन कफ सिरप, एंजाइम्स, विटामिन टॉनिक्स, मल्टीविटामिन टॉनिक्स, दे कंटेन्स इथेनॉल एज द सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स में इसको रखा जाता है, ठीक है। बहुत सारा जूसेस में भी रहता है इथेनॉल। सो मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन पेंट, वर्निसेस एंड सिंपली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। तो स्टार्टिंग मटेरियल्स बनाने के लिए और पेंट, वर्निसेस में इसका, सॉल्वेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है मिथेनॉल का। लेकिन ये काफ़ी पॉइजनस है। 1 ड्रॉप यदि अंदर में गया तो कॉर्निया को डैमेज कर देगा, और मोर देन 5 ml इट काउजेज डेथ। यदि 5 ml से ज़्यादा चल गया तो मर जाएगा। डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये ब्लड में काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व करता है और तुरंत कॉर्निया तक चला जाता है, कॉर्निया को डैमेज कर देता है। तो 2015-16 में एक इंसिडेंट्स हो चुका है मेरे फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव में थे, फैमिली मेम्बर नहीं रिलेटिव थे। तो रिलेटिव में ऐसे हो चुका है, उसका बर्थडे था, बर्थडे के दिन में रांची में वो लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें इथेनॉल ड्रिंक किया। इथेनॉल में डिनेचर्ड इथेनॉल मतलब मिथेनॉल मिला हुआ था, तो मिथेनॉल के कारण उसका डेथ हो गया। तो जैसे ही उसका फ्रेंड लोग उसको हॉस्पिटलाइज कराया तो बताया कि ये तो मिथेनॉल ले लिया है, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई एंटीकॉड, कोई इंजेक्शंस, कोई दवाई नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाइए, मरने का वेट कीजिए। तो इस तरह से ये खतरनाक पॉइजन्स में से एक आता है, राइट। तो सेकंड हम लोग इथेनॉल का स्टडी करते हैं। इथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशंस ऑफ ओल्डेस्ट मेथड्स
इज फ्रॉम शुगर, तो यहाँ दिया हुआ है। स्टेप 1 में क्या होता है, तो कोई भी हम लोग शुगर, तो यहाँ ओल्डन टाइम से ही फ्रांस में जो शैंपेन्स बनाया जाता था या अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाया जाता था वो ग्रेप जूस से बनाया जाता था। ग्रेप जूस को इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेकअप किया जाता था और फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज से हम लोग जाइमिस कैटलिस्ट के एंजाइम्स होता था, एंजाइम्स यहाँ बायो कैटलिस्ट होता है, तो एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है एयर के ऑब्सेंस में। यदि एयर मिक्स हो जाएगा तो वो इथेनॉल नहीं इथेनोइक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ दिया हुआ है, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्सेस ऑफ शुगर, sugars and yeast are the grapes ripen. The quantity of sugar increases and yeast grows on the outer skin. तो ऑटोमेटिकली वहाँ ग्रेप्स में ऐसा हो जाता है बिना एंजाइम्स डाले, क्योंकि आउटर स्किन में ऑटोमेटिकली ईस्ट ग्रोज कर जाता है, वहाँ बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल प्रोसेस है ये। So when grapes are crushed, sugars and the enzymes come in the contact and fermentation start. Fermentation takes place in anaerobic conditions. In absence of air, carbon dioxide is released during fermentations. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। The actions of enzymes is inhibited once the percentage of alcohol forms exceed 14%. तो ऑटोमेटिकली ये 14% के बाद इनहिबिट कर जाता है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग आइसोलेट करके फिर प्रोसेस को हम लोग कराते हैं। तो एयर यदि चला गया तो यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में, इफ एयर गेट्स इनटू द फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन एंड एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड्स विच इन टर्म्स डिस्ट्रॉयड द टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का टेस्ट को बदल देगा, वो अब शराब जैसा नहीं एसिटिक एसिड जैसा टेस्ट में आ जाएगा, राइट। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड्स विद बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, वाटर से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। It is used as solvents in paint industry and in the preparations of number of carbon compounds. The commercial alcohols is made unfit। देखो जो लैब में हम लोग कमर्शियल अल्कोहल यूज़ करते हैं वो 1 लीटर अल्कोहल मात्र 50-60 रुपये हम लोग खरीदते हैं, जबकि 1 लीटर अल्कोहल यदि प्योर रहेगा तो उसका 10,000 रुपया से भी ज़्यादा का शराब बनाया जा सकता है, अल्कोहलिक बेवरेज, क्योंकि वहाँ टैक्स लगा हुआ रहता है, वो डिनेचर्ड नहीं, वो प्योर रहता है। लैब में जो रहता है उसमें से थोड़ा सा डिनेचर्ड कर दिया जाता है, उसमें पॉइजन्स मिला करके। तो कौन पॉइजन्स मिलाया जाता है, देखो उसमें बाय मिक्सिंग सम कॉपर सल्फेट, ये काफ़ी खतरनाक पॉइजन्स होता है, इसको रेड किलर्स में भी यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल लैब में रखा रहता है। एंड पिरिडीन, पिरिडीन एक फॉल स्मेलिंग लिक्विड्स है जो पॉइजनस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, साथ में मिथेनॉल भी मिलाया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डीनेचर्ड कर दिया, उसका नेचर को बदल दिया, राइट। तो उसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, ये तो कमर्शियल अल्कोहल हो गया, इसको बेवरेजेस में यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउअडेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशंस ऑफ इथीन्स, जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ चुके हैं 11.4 में। इथीन का हाइड्रेशंस के थ्रू एसिड के प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से बना सकते हैं, क्लियर। नाउ वी स्टार्ट ईथर्स। सो ईथर्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप but both the sides connected with alkyl or aryl groups. If both are alkyl groups then it is called aliphatic or open chain compounds ether. If it is connected with aromatic ring then it is called aromatic ethers, right. तो यहाँ दिया हुआ methods of preparations, तो methods of preparations में पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बट ये सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिएक्शंस देख सकते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा तब ये ईथर बनेगा, अदरवाइज ये अल्किन्स बन जाएगा। और इसमें सिर्फ 1 डिग्री ही बन सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कैन नॉट बी पॉसिबल, एंड ऑल्सो एरोमेटिक कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस है। तो ये थ्योरी हम लोग जैसे पढ़े थे अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन वही यूज करेंगे यहाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अल्किन बन जाएगा, राइट। सो अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 or H3PO4. The formations of the reaction products, alkene or ether, depends on the reaction condition. टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर जितना रहेगा वो डिसाइड्स करेगा क्या बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे अल्कीन, टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे 413, इट विल गिव ईथर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज
डिहाइड्रेटेड टू इथीन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, बट एट 413 केल्विन इथॉक्सीथेन इज मेन प्रोडक्ट्स। तो इसका यहाँ मैकेनिज्म भी दिया हुआ है 3 स्टेप का। जैसे हम लोग 2 मैकेनिज्म पढ़े हैं, ये मैकेनिज्म भी वही है, बस इसमें नेचर SN2 मैकेनिज्म है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, राइट। तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, प्रोटॉन जुट रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है। स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू द सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। यहाँ 2 अल्कोहल है स्टेप 2 में, जिसमें से एक न्यूक्लियोफाइल्स है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। तो प्रोडक्ट तो दूसरा स्टेप में ही बन चुका है, बस तीसरा स्टेप में प्रोटॉन्स को हटाना है, सो इट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन, राइट। सो थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ मैकेनिज्म के बारे में थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी जो हम बताएं वही चीज़ है, इसको NCERT रीड कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स है और ये याद रखना है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ईथर बनाने के लिए बेस्ट मेथड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ईथर। इससे एलिफेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हर तरह का बनेगा, राइट। बट यहाँ भी कुछ कंडीशंस है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, मतलब इक्वल साइड रहेगा तो सिमेट्रिकल, इक्वल हाफ नहीं रहेगा तो अनसिमेट्रिकल, दोनों बना सकते हैं इससे। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड्स। तो सोडियम अल्कोक्साइड्स के साथ हम लोग रिएक्शंस कराएंगे अल्काइल हैलाइड्स। तो रिएक्शंस कैसे होगा यहाँ हम लोग देख सकते हैं। RX है तो RX प्लस RONA इक्वल टू ROR ईथर प्लस NaX सोडियम हैलाइड्स। तो यदि याद नहीं रहता है तो शॉर्टकट साइकोलॉजिकल फॉर्मूला याद कर लो। व्हेन अल्काइल हैलाइड विप्स, जब अल्काइल हैलाइड रोनर होता है, RONA रोना, साइकोलॉजिकली है, यहाँ हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है और रोना से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हम इसको व्हाइट बोर्ड पर यदि लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस को हम यहाँ रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। सो आई एम कॉपिंग दिस वर्ड्स फ्रॉम हियर एंड पेस्टिंग ऑन माय व्हाइट बोर्ड so that I can give you psychological trick to learn these reactions, because this is very important for you, it is very helpful to understand। यदि एक बार कोई याद कर लेगा साइकोलॉजिकली तो माइंड से कभी इरेज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी काफ़ी देर तक रहता है, केमिस्ट्री उतना देर तक नहीं रहेगा, केमिस्ट्री वोलेटाइल्स होता है, दैट्स वाई वी यूज साइकोलॉजी इन द केमिस्ट्री। तो साइकोलॉजिकली हम इसको समझा रहे हैं। इस रिएक्शंस का नाम है विलियमसन एंड इज द बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ईथर फॉर ऑल टाइप्स, राइट। तो फॉर्मूला क्या है तुमको याद रखना है। व्हेन अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हम लोग को पता है RX। रोनर होता है तो रोना RONA है, यहाँ ये रोना है, राइट। तो ईथर बनता है। जब अल्काइल हैलाइड रोनर होता है तो ईथर बनता है, साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद यदि रोना किसी को याद रह जाएगा तो रोना मतलब क्या है यहाँ क्लियरली दिख रहा है, तो ये तो हमको समझाने का अब जरूरत नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय रोना। रोना यहाँ एक हिंदी वर्ड नहीं है, रोना मतलब क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड्स। अब रोना की जगह यदि हम लोग एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक में हो जाएगा एरोना, मतलब एरोमेटिक रिंग ले लिए। R की जगह हम एक ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग यदि इस तरह से रहेगा और इसमें ONA है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। तो एरोना मतलब एरोमेटिक के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड AR फॉर एरोमेटिक, और ओना तो लगेगा ही ना, तो एरोना। तो ये याद रखना है कि यदि हम लोग को रोना है तो क्या बनेगा, एलिफेटिक। यदि एरोना है तो क्या बनेगा, एरोमेटिक। तो प्रोडक्ट्स यहाँ से डिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एरोमेटिक ईथर बनेगा कैसे, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स OR, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग मटेरियल्स दोनों में ही होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रोसेस है समझाने के लिए। अब इसमें हर तरह का होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब तरह का बन सकता है, लेकिन ये याद रखना कि अल्काइल हैलाइड्स हमेशा प्राइमरी होगा। इसमें जो RX होगा ये हमेशा क्या होगा, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ हम लोग लिखे हैं
रोना, ये रोना क्या हो सकता है, तो ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो डिपेंड्स करेगा प्रोडक्ट्स इस रोना या एरोना के ऊपर किस तरह का प्रोडक्ट्स बनेगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा, यदि हम लोग को ईथर बनाना है तो ये रिएक्शंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म इजीली समझ सकते हैं। सो कम टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस विलियम ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस। तो यदि हम इसका मैकेनिज्म यहाँ बताने का ट्राई करेंगे तो हम एक दूसरा कलर का इंक यूज़ कर रहे हैं जो रेड में मिक्स्ड है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस साइड्स में, राइट। सो इट विल बी द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल बी द पॉजिटिव चार्ज। हियर ओ एन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा, तो आर और ओ के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो ओ विल बी द नेगेटिव एंड आर विल बी द पॉजिटिव। सो हियर न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल टेक प्लेस। क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला है ये यहाँ आकर के इस पॉजिटिव वाला के साथ जुट जाएगा। ठीक है, सॉरी कुछ उल्टा हो गया, 1 मिनट, ये बॉन्ड इधर ब्रेक नहीं करेगा, ये एक्चुअल में बॉन्ड्स यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड्स ये वाला इधर ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव होगा एंड सोडियम विल बी पॉजिटिव। तो सोडियम यहाँ पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा और ये आर पर चला जाएगा। क्लियर। सो दिस इज आर एंड दिस इज ओ आर। जो नेगेटिव वाला है ये ओ आर हम यहाँ से दिखाते हैं, ये जो ओ आर है ये नेगेटिव वाला है न्यूक्लियोफाइल्स। तो NaX बच गया तो बाई प्रोडक्ट्स में बन जाएगा, तो प्लस हम लोग यहाँ NaX भी लिखेंगे जो बाई प्रोडक्ट्स है। तो NaCl रहेगा, Br रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है सॉल्ट्स की फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग इसका मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शंस है, कुछ डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। द रिएक्शंस इन्वॉल्व SN2 अटैक, मतलब बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होगा। ऑफ एन अल्कोक्साइड, तो अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल्स है, या एराइल रहेगा तो एरोलॉक्साइड्स। ठीक है, अब याद रखना है अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 डिग्री रोना है, आर को हम 3 डिग्री ले चुके हैं, तो अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री लेंगे। ये रिएक्शंस का कंडीशन है। अदरवाइज क्या होगा, सी द प्रॉब्लम्स। यदि कोई स्टूडेंट्स 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को ले लेता है और वो टेस्ट ट्यूब में सोडियम अल्कोक्साइड्स ले रहा है, तो वहाँ वो सोचेगा कि ईथर बन रहा है, बट प्रोडक्ट्स वहाँ लेकिन निकल जाएगा। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम्स फॉर दिस रिएक्शंस। तो हैंडल करना है तो रिएक्शंस का ये सब स्टेप्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशंस याद रखना कि इफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, एन अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। क्लियर, ये चीज़ याद रखना है, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये सारा अल्काइल हैलाइड रोना का काम खत्म हो जाएगा, रोते रह जाएगा वो। तो अब यहाँ से है रिएक्शंस जो हम लोग एरोमेटिक ईथर्स बना पाए। तो एरोमेटिक के लिए भी एरोना लगाना है, तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फिनॉल बनाया गया जिसको सोडियम फिनॉक्साइड्स बोलते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड्स को रिएक्ट कराया जा रहा है। स्टेप 2 को देखो, स्टेप 1 को मत देखो क्योंकि वो तो फिनॉल का प्रॉपर्टीज है। स्टेप 1 में सोडियम फिनॉक्साइड्स को बनाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और फिनॉल का रिएक्शंस करा करे। अब सोडियम फिनॉक्साइड्स रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू गिव्स एरोमेटिक ईथर, तो एरोमेटिक ईथर बन जाएंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी विलियमसन का ही एग्जांपल है, राइट। अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है, तो इसका ज़्यादा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही पुअर होगा वाटर में, मेल्टिंग पॉइंट्स लो होगा। तो ईथर जनरली क्या होता है, लगभग एल्केन से भी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो अल्केन का 309 है द मॉलिकुलर मास, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो जबकि इसका 309 से भी कम है, मतलब ये गैसेस में ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ जानना है, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है और काफ़ी लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि दोनों साइड बल्कि ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल कुछ है ही नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बस 3 ही रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज में दिया है। पहला रिएक्शन विथ
हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके ये अल्काइल हैलाइड में टूट जाएगा, मतलब जिससे बना था, हम लोग अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़े कि अल्काइल हैलाइड जब रोना रोता है तो ईथर बनता है। अब अल्काइल हैलाइड यहाँ देखो रोना से बन रहा है, मतलब ईथर से बन रहा है, तो ईथर रिएक्ट्स विथ HX टू गिव्स अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फाइनली ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड देकर के वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाएगा। याद रखना यदि एरोमेटिक ईथर है तो वो फिनॉल देगा, ये मस्ट है, तो ये फिनॉल के साथ अल्काइल हैलाइड देगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल फिनॉल, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड। तो ये अब रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा HI होगा, ये तो पहले से पता है क्योंकि HI का बॉन्ड वीकर होता है, और सबसे स्लो HCl होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है इसका। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ डिपेंडेंट है। तो HI के साथ रिएक्शंस का मैकेनिज्म करके दिया है बॉक्स में, वही मैकेनिज्म है, उसको देख लेना थोड़ा। तो इस मैकेनिज्म के बाद हम लोग अब यहाँ से चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो ईथर जैसे अल्कोहल देता है एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस देगा। ठीक है, तो हेलोजिनेशंस में क्या होगा, ब्रोमीन को इथेनोइक एसिड्स के साथ रिएक्शंस कराएंगे, सेम प्रोडक्ट देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इन विच पैरा ब्रोमो एनिसॉल इज मेजर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से रिएक्शंस को देख सकते हैं। एनिसॉल इज ट्रीटेड विथ bromine molecules in presence of acetic acid, then it gives a mixtures of ortho and para bromo anisole, in which para bromo anisole is the major products because less repulsions, तो repulsions कम होता है, ये major products होते हैं। तो जैसे हम लोग हेलोजनेशंस कराए उसी तरह से नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशंस भी कराएंगे। तो जैसे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, फिनॉल में देखे थे, उस तरह से यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। एनिसॉल अंडरगोज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, सो अल्काइल एंड एसाइल ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस बाय द रिएक्शंस विथ अल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, जो लुईस बेस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट्स पैरा प्रोडक्ट होगा। सो पैरा मिथाइल एनिसॉल इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसका यहाँ यूपिक नेम दिया है 4-methoxytoluene, राइट। तो 4-methoxytoluene हम लोग इसका यूपिक नेम लिखेंगे। तो ये अल्काइलेशंस था। अब एसाइल ग्रुप का एडिशंस को एसाइलेशन बोलते हैं। सो इट इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशंस रिएक्शंस। क्या किया जा रहा है, मिथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड यहाँ लिया गया है, CH3COCl in presence of Lewis acid catalyst LCl3. Then it gives a mixtures of ortho and para substituted products in which para product is more stable and it is major product. So 4-methoxy acetophenone is the major product here. Clear? Next nitrations. तो nitrations कराएंगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स के मिक्सचर्स में, जिसको एसिड मिक्सर बोलते हैं। तो एनिसॉल रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड to give a mixtures of ortho and para nitroanisole, in which para nitroanisole is the major products। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ईथर। ईथर का 2 ही रिएक्शंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, और 2 ही रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो टोटल 4 रिएक्शंस है ईथर्स में। ठीक है, तो इतना होमवर्क अपना बनाना है, जितना रिएक्शंस कराए उसको सबका 5-5 बना के लाओ, तो ऑलमोस्ट 50+ रिएक्शन हो जाएगा। तो 50-60 रिएक्शंस हो जाएगा। यदि 10-10 करके बनाते हैं तो 100+ रिएक्शंस हो जाएगा। हालांकि कोई स्टूडेंट्स सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स बना के भेजा है होमवर्क, अभी तक आज तक कोई कंप्लीट होमवर्क नहीं बना के भेज रहा है। ठीक है, तो होमवर्क ट्राई बनाओ, बेटर रहेगा। NCERT का भी क्वेश्चन है, ये सब भी ट्राई करना है।